चलिए आप शुरू करने जा रहे हैं हम लोग आज रोटेशनल मोशन, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हर तरह से, ना स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिए ध्यान से सुने। रोटेशनल मोशन में सबसे पहले, रोटेशनल मोशन पढ़ने से भी पहले हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ मोशन को देखते हैं, ठीक है। जैसे आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कुछ टाइप्स ऑफ मोशन, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन टू डायमेंशन, तो ये सब बचपन की बात होगी। अब उससे भी ब्रॉड क्लासिफिकेशन की जरूरत है। तो एक मोशन, अगर अब हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ने जा रहे हैं तो भाई साहब इससे पहले जो पढ़ रहे थे उसका क्या नाम है ना। उसका भी तो कुछ नाम होगा ना, बस ऐसे ही मोशन नहीं। तो मोशन को हम लोग कैटेगरी में बांटते हैं, मोशन को हम लोग कैटेगरी में बांटते हैं। और इस बार जो मोशन हम लोग करेंगे वो ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ये केवल ट्रांसलेशनल, ये केवल रोटेशनल और ये ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। अब ध्यान से सुनिएगा, एक पार्टिकल के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो रोटेशनल मोशन कर सके, क्योंकि पार्टिकल है भाई। एटमैक्स क्या कर सकता है? सर्कुलर मोशन कर सकता है ना भाई। सर्कुलर मोशन कर सकता है, सर्कल पाथ में दौड़ सकता है। ये सर्कुलर पाथ में दौड़ रहा है, एक पार्टिकल है दौड़ रहा है सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर मोशन। लेकिन एक एक्सटेंडेड बॉडी, ये बेसिकली अगर आप देखेंगे कहीं लिखा हुआ रहता है मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, या फिर इसको रिजिड बॉडी डायनेमिक्स कहते हैं, रिजिड बॉडी। ये क्या बात होगी? रिजिड बॉडी क्या हुआ? देखिए पहले रिजिड बॉडी आएंगे, फिर आएंगे ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन। ये रिजिड बॉडी जो है बेसिकली एक एक्सटेंडेड बॉडी, बड़ा बॉडी। अभी तक जो मोशन था मोस्टली उसमें साइज नेग्लेक्ट करते थे। कहीं कहीं जैसे मान लो हमने जहां चेन अज्यूम किया होगा, जहां या रोप लिया होगा बड़ा बड़ा, बस वहीं पे उनके डायमेंशन से बहुत इंपॉर्टेंस रखता था। अब डायमेंशन इंपॉर्टेंस ज्यादा रखेगा, वहां पे डायमेंशंस मेनली इंपॉर्टेंट नहीं होते थे। हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात की थी काइनेमेटिक्स में, कि साइज ऑफ द बॉडी इज मच मच स्मॉलर देन इट्स पाथ, तो हम लोग उसको कहेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो उसमें उनका आपस में क्या कर रहे हैं उन लोग, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, वो बहुत बड़ा मैटर नहीं था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसी डस्टर को ही लेते हैं, है ना, हम लोग का फेवरेट रिजिड बॉडी है, तो ये सोचिए कि अभी जैसे ये ऐसे कर रहा है, तो ये पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में भी तो मूव कर रहा है। अगर इसको हम लोग खूब दूर फेंक दे, 2 किलोमीटर दूर, तो इनका आपस का जो मोशन है वो इतने बड़े मोशन के सामने क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो नेग्लेक्ट कर देंगे और इसको एक पॉइंट बॉडी मान लेंगे, ठीक है। एक ट्रक को यहां से दिल्ली भेजेंगे तो इस पूरे मोशन के लिए ट्रक को क्या मान लेंगे? पॉइंट बॉडी मान लेंगे। लेकिन अगर ट्रक एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाएगा, क्या उसको बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट? नहीं कहेंगे, उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, वो एक्सटेंडेड बॉडी है। तो उनका आपस में जो मोशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। एक पॉइंट बॉडी सर्कल में घूमा, ठीक है भाई, ये भी एक सर्कल में घूम सकता है। जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा था वैसे ये भी कर सकता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन कर रहा है, ये भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन कर सकता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट मोशन इन कर्व पाथ कर रहा है, प्रोजेक्टाइल कर रहा है, ये भी प्रोजेक्टाइल कर सकता है। तो पॉइंट बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो भी, ये भी सर्कुलर मोशन कर सकता है। लेकिन जो पॉइंट बॉडी है वो जैसा ये कर सकता है वैसे नहीं कर सकता। देख, ये मोशन पॉइंट बॉडी नहीं कर सकता। एक अपने ही किसी एक पॉइंट के वो दूसरे पॉइंट का मोशन हो रहा है। देखो ये जो फंस के मोशन है किसी एक एक्सिस के, वो ये है एक्सक्लूसिव टू एक्सटेंडेड बॉडी, है ना। तो इसी में हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में बात करें। रिजिड बॉडी है क्या? रिजिड बॉडी बाय डेफिनेशन एक ऐसा बॉडी है जिनके 2 पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन कभी नहीं बदलता।
अगर इलास्टिक बॉडी होता, खींचते ए और बी लंबा हो जाता, कॉम्प्रेस करते ए और बी के बीच में सेपरेशन कम हो जाता। लेकिन अब जबकि एक नॉर्मल फोर्स में, है ना, अगर उनके जो फोर्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं फॉर मोशन, उस रेंज के फोर्स के लिए अगर इनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होता है, देन वी कॉल इट एज अ रिजिड बॉडी, नो चेंज इन सेपरेशन। जिस फोर्स की बात कर रहे हैं, जिस फोर्स की चर्चा पूरे चैप्टर में होगी, जितने मैग्नीट्यूड के फोर्स की चर्चा होगी, उस मैग्नीट्यूड के फोर्स से अगर दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो किसी एक बॉडी में, तब हम लोग उस बॉडी को उसके लिए क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। ठीक है भाई। अब ये रिजिड बॉडी कैसे कैसे मोशन कर सकता है? जैसे एक पार्टिकल के लिए हमने कहा कि बहुत सारे तरह के मोशन हो सकते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो सकता है, मोशन इन कर्व हो सकता है, मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ हो सकता है। तो ये रिजिड बॉडी भी वो सब मोशन कर सकता है। जैसे आप ये रिजिड बॉडी ले लें, तो क्या ये ऐसे मोशन कर सकता है? ऐसे बिल्कुल कर सकता है। ये रिजिड बॉडी यहां पहुंच गया, तो ये स्ट्रेट लाइन में ये मोशन है इसका। ये दो जो पाथ बताया है वो हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच के पॉइंट ए और बी का मोशन दिखाया है, क्योंकि पॉइंट का मोशन हम पढ़े इतना, उसी के रूप में इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ऐसा मोशन ट्रांसलेशनल मोशन कहलाता है। अगर मान लीजिए ऐसे ले लेंगे, ये ऐसे गया और फिर ये वापस ऐसे पार्ट को फॉलो किया, ये पॉइंट ए और पॉइंट ए और बी को देखिए आप, ए और बी दोनों प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, अलग अलग समय पे दिखाया गया। तो ये कर्वीलिनियर मोशन, ये भी ट्रांसलेशनल मोशन। ऐसा कर सकता है मोशन? बिल्कुल कर सकता है। देखो ये बॉडी, ये रिजिड बॉडी ले लो, ऐसे चला सीधा, ये ऐसे चला, ऊपर गया और नीचे है, कर्व पाथ में मूव किया। लेकिन इसमें एक खास बात है कि इसका ओरिएंटेशन नहीं बदल रहा। ओरिएंटेशन देखिए जैसे है, एकदम अपने पैरेलल रह रहा है, हमेशा अपने फर्स्ट डायमेंशन के हमेशा पैरेलल रह रहा है इसका डायमेंशन। तो ऐसा मोशन ट्रांसलेशनल मोशन। इसमें कहते हैं कि भाई हर पार्टिकल का डेल्टा आर यानी एस वेक्टर जो होगा वो सेम रहेगा कि नहीं? पॉइंट ए का आप डेल्टा आर देखें, चाहे पॉइंट बी का डेल्टा आर, दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम है। तो इसका मतलब और क्या क्या सेम होगा? एवरेज वेलोसिटी सबका सेम होगा, क्योंकि डेल्टा आर सेम है। तो हर समय इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी सबका सेम होगा। अब देखिए ध्यान से, ये चीज जब बोल रहे हैं तो ये ध्यान देना आवश्यक है कि इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी हर पार्टिकल का एक गिवन टाइम पे सेम होगा। दूसरे टाइम पे सबका इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी कुछ और हो सकता है। तो टाइम के साथ पार्टिकल्स के वेलोसिटी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक गिवन टाइम पे हर पार्टिकल का इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। तो अगर सेम वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी भी सेम तरीके से चेंज होगा, इसलिए सेम एक्सीलरेशन होना चाहिए, चाहे एवरेज निकालो चाहे इंस्टैन्टेनियस निकालो, ये सब कुछ सेम होगा एक पार्टिकल के लिए फॉर अ गिवन टाइम, और सारे पार्टिकल्स के लिए फॉर अ गिवन टाइम भी ये सेम रहेगा। तब हम लोग कहेंगे ये जो मोशन है वो ट्रांसलेशनल मोशन है। कोई दिक्कत? अब ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। अब आते हैं दूसरा, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, अच्छा, एक्सटेंडेड बॉडी मतलब एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एक पार्टिकल नहीं, सिस्टम ऑफ। तो कहीं ना कहीं ये जो मोशन है वो सेंटर ऑफ मास में आधा आधा शुरू हो चुका है, वहां पे भी तो बहुत सारे पार्टिकल्स। तो रोटेशनल मोशन को एज एन एग्जांपल हमने नहीं देखा था,
लेकिन एक एक्सटेंडेड बॉडीज या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का नॉर्मल ट्रांसलेशनल मोशन तो वहां देखा ही था। बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ चल रहे थे, तो उसमें सेंटर ऑफ मास कैसे चल रहा है, ये सब कुछ तो देखा वहां पे। तो वहां ट्रांसलेशनल मोशन का आइडिया लिया। उसके अलावा आप देखिए कि एक गिवन पार्टिकल के लिए अगर ये सब कुछ सेम है, तो एक पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, क्या एक्सीलरेशन होगा, क्या वेलोसिटी होगा, ये बिल्कुल पार्टिकल के जैसे हम लोग इस रिजिड बॉडी का भी निकाल सकते हैं। तो इसीलिए रिजिड बॉडी के डायनेमिक्स में हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन फिर से दोबारा नहीं पढ़ेंगे। ये तो पार्टिकल का जो ट्रांसलेशनल मोशन था उसी के जैसा इसका भी ट्रांसलेशनल मोशन होगा। और ट्रांसलेशनल मोशन में यही चीज होगा, एक पार्टिकल का अगर आपको मोशन देखना है तो आपको हमेशा यूज करना है नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर। ये रिजिड बॉडी का एक इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन क्योंकि यहां हर पार्टिकल का एक्सीलरेशन सेम है, तो एक्सीलरेशन आप सेंटर ऑफ मास का लीजिए चाहे किसी और पार्टिकल का लीजिए, सेम ही हो, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई अंतर नहीं आएगा। वेलोसिटी के साथ भी वही है। आप मोमेंटम, टोटल मोमेंटम निकालना है, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ कोई एक पार्टिकल लिख लीजिए, टोटल मोमेंटम निकल गया, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और वेलोसिटी सब सेम आया समझ। तो ये हो गया ट्रांसलेशनल मोशन की बात, चर्चा खत्म हो गई, समाप्त हो गई यहीं पे चर्चा। अब आते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, जैसे एक रॉड को ही ले लेते हैं एग्जांपल, यहां पे ऐसे फंसाए, इस हिंज के अबाउट इसको घुमाए, जैसे दरवाजा का जो मोशन, ये प्योर रोटेशनल मोशन। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो कुछ समय बाद, मान लो यहीं से शुरुआत की, इसी मोशन की बात करें, यहीं से शुरू करें, तो अगर 2 पॉइंट यहां भी ले लें, तो आप बताइए क्या पॉइंट ए और पॉइंट बी है? क्या पॉइंट ए और पॉइंट बी का डिस्प्लेसमेंट सेम है सेम टाइम? अब देखिए, एक का डिस्प्लेसमेंट ये और एक का डिस्प्लेसमेंट ये, बराबर है क्या अलग अलग? अलग अलग। मतलब इसमें डेल्टा आर अलग है, तो डेल्टा आर अलग है तो एवरेज वेलोसिटी अलग होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी अलग हो सकता है। हर सब तो अलग अलग रेट से डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी अलग होगा, एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है। लेकिन क्या सेम है? एक हमने सर्कुलर मोशन में क्वांटिटी पढ़ी, एंगुलर क्वांटिटीज, तो कॉरेस्पॉन्डिंग सारी एंगुलर क्वांटिटी सेम। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों का 90 हुआ है ना, π/2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? तो इसका मतलब डेल्टा थीटा इसमें सबका सेम, इसमें सबका ओमेगा एवरेज और ओमेगा सेम, इसमें सबका अल्फा एवरेज और अल्फा सेम। समझ रहे हो? तो यहां रोटेशनल मोशन में हर पार्टिकल का क्या सेम होता है बोलो? एंगुलर क्वांटिटीज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये मेन डिफरेंस है ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। तो एक बार जब ये समझ में आ गया, ये लिखिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, और वो है कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, इसमें ट्रांसलेशन भी होगा और रोटेशन भी। जैसे मान लो, देखो ऐसे यहां से यहां गया, यहां से यहां तक नहीं है, ऐसे हो, ये हल्का घूम भी रहा था और हल्का आगे भी बढ़ रहा था, फाइनली ऐसे, तो उसका ओरिएंटेशन भी चेंज और साथ ही साथ आगे भी बढ़ रहा। तो ये मोशन जो है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन है। इसमें हम जो आपको दिखा रहे हैं वो दोनों को ब्रेक करके दिखा रहे हैं। देखिए, हम आपको दोनों को ब्रेक करके दिखा रहे हैं। ये पहले ट्रांसलेशन दिखा रहे हैं और फिर रोटेशन दिखा रहे हैं। लेकिन हुआ ऐसा थोड़ी है, तो दोनों साथ साथ हो रहा, दोनों हर सेकंड हो रहा। इस मोशन को हम लोग कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन।
इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है व्हील। किसी का ले लो, साइकिल का ले लो, बाइक का ले लो। ये जो व्हील है अपने इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है कि नहीं? और आगे भी बढ़ता है। ये इसका सेंटर ऑफ मास है। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड मोशन को, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मोशन है कि नहीं? ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मोशन है, लेकिन इस कॉम्प्लिकेटेड मोशन को भी हम लोग इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। ये ट्रांसलेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ट्रांसलेट जब कर रहा है उसकी वजह से तो सेम वेलोसिटी है सबका, लेकिन रोटेशन की वजह से सबका वेलोसिटी अलग अलग होगा। तो रिजल्टेंट ये होगा कि सबका वेलोसिटी अलग अलग आएगा, सबका एक्सेलरेशन अगर होगा तो अलग अलग आएगा, होगा कि नहीं? तो इसमें ट्रांसलेशन के लिए जब इक्वेशन लिखेंगे तो एफ नेट इक्वल टू क्या लिखेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ रहे हो? इसमें हम लोग नहीं कर सकते कि भाई साहब किसी कोई भी एक्सेलरेशन ले लो, क्योंकि हर पॉइंट का एक्सेलरेशन इसमें रोटेशन की इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। और रोटेशन में क्या यूज करेंगे वो तो आगे हम लोग देखेंगे। ये दोबारा भी पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी कि नहीं पढ़ेंगे। इसमें ये कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा होगा। ये बेसिकली हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसमें हमेशा सेंटर ऑफ मास का आगे मोशन दिखाओ और सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन दिखाओ। हमेशा कितना भी कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो ऐसे दिखाओ कि सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा है, मतलब पूरा बॉडी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, और जो भी थोड़ा वेरिएशन आ रहा है वेलोसिटीज में वो रोटेशन की वजह से हो रहा है। और किसके अबाउट रोटेशन हो रहा है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है भाई, ये सेंटर ऑफ मास पढ़ते हुए उतना अच्छा क्लियर नहीं हुआ था, अब क्लियर होगा। जैसे इसको मैंने फेंक के आपको एक एग्जांपल बताया था कि भाई ये प्रोजेक्टाइल कर रहा है, तो आप इसमें भी देख सकते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन था कि नहीं? इसमें इसका जो सेंटर ऑफ मास था वो प्रोजेक्टाइल कर रहा था, और जब सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाते तो आपको प्योर रोटेशन दिख रहा होता, ये घूम भी रहा था ना। तो वही चीज है यहां। हर कॉम्प्लिकेटेड मोशन, हर एक्सटेंडेड बॉडी के मोशन को हम लोग सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन में ब्रेक कर सकते हैं, और इसी को हम लोग कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन में कहते हैं। यही चीज नॉर्मली होती है। ट्रक चल रहा है नॉर्मल रोड पे, ट्रांसलेशन मोशन उसका, हर पॉइंट सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ट्रक गया यहां से दिल्ली, तो ऐसा थोड़ी है कि इंजन यहां से दिल्ली चला गया और पीछे वाला हिस्सा जो है यहां से पटना गया, है कि नहीं भाई? सब पार्ट उतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, लेकिन इसके दौरान अगर ट्रक गलती से पलट जाए, है कि नहीं, तो क्या होगा? कुछ पार्ट कम रोटेट होगा और कुछ पार्ट ज्यादा रोटेट होगा। तो कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, समझ रहे हैं? तो रियल लाइफ में जो रिजिड बॉडी है ज्यादातर ट्रांसलेशन ही करता है, लेकिन कुछ रिजिड बॉडीज रोटेशन भी करती हैं। तो ये हो गया मोशन के टाइप्स जो हमको रिजिड बॉडी से पता चलता है। अब समझ में सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस है? समझ रहे हो? इनफैक्ट रोटेशन में अगर देखो तो हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, अलग अलग रेडियस का। उसके बारे में चर्चा करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा और कुछ चीजों को देखते हैं। अब देखिए, आपने एक और चीज पढ़ा था ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ते हुए। ट्रांसलेशनल नाम से पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन पहले डायनेमिक्स जो पढ़े, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये सब पढ़े, वो सब किसके लिए? ट्रांसलेशनल के लिए तो है। उसमें रोटेशनल इफेक्ट तो नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन हो भी रहा था तो उसको भी ट्रांसलेशनल ही बोलेंगे ना, कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। अब सुनिए, तो अभी तक जो पढ़े उसमें एक चीज आया था, टर्म इनर्शिया, नाम सुना? इनर्शिया। इनर्शिया कैसे मेजर होता है किसी बॉडी का? मास से। जितना अधिक मास उतना अधिक इनर्शिया। अब इनर्शिया होता क्या है भाई? इनर्शिया मतलब सेंस लेने की कोशिश करें तो भाई कोई बैठा हुआ है, उसमें कितना टेंडेंसी है कि वो मोशन में नहीं आए,
रेस्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते कि नहीं इसको। तो जितना अधिक मास रहेगा उतना डिफिकल्ट होगा उसको मोशन में लाना, उतना अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा ना उसको मोशन में लाने के लिए, और उसके मोशन को मेंटेन करने के लिए या उसको एक्सेलरेट कराने के लिए। तो इसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया। तो ये ट्रांसलेशनल इनर्शिया जो मास से मेजर होता है, वही मास से मेजर होता है उसका ट्रांसलेशनल इनर्शिया ऑफ मोशन भी। कोई बहुत तेज आ रहा है, बहुत हाई स्पीड से, हम सामने खड़े हैं, कम मास है, पकड़ लिए, बलून ही बहुत तेज आ गया है स्पीड से, तो थोड़ी भाग जाएंगे वहां से डर के। लेकिन उतना ही स्पीड से ट्रक आ जाए, बड़ा सा पत्थर आ जाए भाई, भाग जाएंगे कि नहीं भाग जाएंगे? है ना, हमेशा हम एग्जांपल लेते हैं ऐसा, एक हिल पे खड़े हो, एक छोटा सा पत्थर आया है ना, कंकड़ जैसा, यहां खड़े हैं हम, तो देख के भागेंगे नहीं, उसको कैच कर लेंगे। अब उसकी जगह ये आ गया, तुरंत यहां से दूसरे साइड निकल लेंगे, है कि नहीं? क्यों? भाई गिर तो सेम स्पीड से रहा है, दोनों सेम हाइट से गिरा है ना दोनों, लेकिन इसके पास ज्यादा इनर्शिया है, मास ज्यादा है, भागो, इनर्शिया ऑफ मोशन अधिक है। तो अभी तक ट्रांसलेशनल इनर्शिया जो हम लोग मेजर करते थे, वो मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मास। मास बताता है कि उसको मोशन में लाना कितना डिफिकल्ट है, सेम वेलोसिटी देना दोनों को कितना डिफिकल्ट है। ठीक है, सेम वेलोसिटी मान लो 0 से v ले जाना है, सेम वेलोसिटी एक गिवन टाइम में, तो अगर एक गिवन टाइम में देना है तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, v/2, ये एक्सीलरेशन होता है। तो हमको उस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ma, जो भी मास हो, m इंटू v/t, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा अगर उसको v वेलोसिटी देना है इन टाइम की। किसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसका मास अधिक हो, है कि नहीं? मतलब इसको अधिक मास है अगर किसी का, तो उसको सेम वेलोसिटी देना मुश्किल काम है, छोटा मास है तो उसको सेम वेलोसिटी देना सेम टाइम में आसान काम है। ठीक है भाई, तो ये मास ये मेजर करता है कि हाउ मच डिफिकल्ट इट इज टू ब्रिंग द टू ऑब्जेक्ट्स इन मोशन विद सेम वेलोसिटी इन सेम टाइम। आ रहे समझ? अब यही काम रोटेशन में भी देखेंगे। ठीक है, रोटेशन, रॉड है या मान लो सिलेंडर है, तो रोटेशन में मोशन लाने के लिए इसको क्या करते हैं भाई, इसको एंगुलर वेलोसिटी देंगे। अब एंगुलर वेलोसिटी सोचो कि खाली ऐसे रोटेट किया जा सकता है इसको, किसी का मन करेगा तो उसी टिन के कैन को ऐसे छेद करके ऐसे भी रोटेट कराएगा कि नहीं, डमरू बना के, समझ रहे हो? तो क्या इसमें मेहनत और इसमें मेहनत सेम रहेगा, सेम ओमेगा देने के लिए? नहीं, अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा भाई। कई बार आप देखेंगे कि एक बड़ा सा रॉड है, उसको उठा लीजिए, बीच से ऐसे रोटेट कराना बहुत आसान काम है, लेकिन एंड पकड़ के रोटेट कराना बहुत मुश्किल काम है। हो जाता है कि नहीं? जैसे मान लीजिए छोटा सा रॉड है, आप आराम से इसको ऐसे रोटेट करा सकते हैं सेम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी देने के लिए, और उतना ही ओमेगा देने के लिए आप यहां से रोटेट कराइए, आपको डिफिकल्टी पता चल जाएगा, है ना? मतलब ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये इनर्शिया को अफेक्ट करता है। मतलब अच्छा, मास भी अफेक्ट करता ही होगा, मास तो ऑब्वियस अफेक्ट करेगा ना भाई, हल्का सा ही ले आए और सेम ओमेगा दे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, भारी हो जाए तो बहुत मुश्किल से होगा। समझ में आ रहा है? तो मास तो इफेक्ट करेगा इनर्शिया को, रोटेशनल इनर्शिया जो होगा उसको मास तो इफेक्ट करेगा, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे। अब हम लोग वही रोटेशनल इनर्शिया, उसी से बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। पहले फोर्स पढ़े कि पहले इनर्शिया पढ़े? ऑब्वियसली इनर्शिया पढ़े, है ना? मास जानेंगे तब ना उसके आगे बढ़ेंगे। तो इनर्शिया पढ़ने जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो है रोटेशनल इनर्शिया। और रोटेशनल इनर्शिया का क्या मीनिंग होगा कि हाउ मच डिफिकल्ट इट इज टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इन रोटेशन। रोटेशनल इनर्शिया का ही नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हेडिंग लिखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें यही देखेंगे कि हाउ मच डिफिकल्ट इट इज टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इन मोशन। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। मान लो हमारे पास ये एक्सिस है, इस एक्सिस से रिलेटेड अच्छा मेजर करना चाह रहे हैं हम लोग, सीखना चाह रहे हैं, तो हम एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ले रहे हैं। एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एक रिजिड बॉडी की तरह काम करता है कि नहीं करता है? इसी को हम लोग, इसी से इंस्पिरेशन लेके हम लोग क्या करेंगे, रिजिड बॉडी बना देंगे। तो मान लो कि इस तरह से हमने कुछ पार्टिकल्स लिए, मान लो मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है ना, तीन ही काफी है, तीन ही रखो, समझने के लिए तो इतना ही काफी है। और ये हमने ऐसे पतला सा एक थिन वायर लिया है, ठीक है, कोई भी थिन वायर, और यहां भी थिन वायर लिया है, मतलब रिजिड वायर्स है, मास इनका नेग्लिजिबली स्मॉल है, ठीक है। और इसको हम लोग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बोलो, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट। और इनका जो डिस्टेंस है एक्सिस से r1, r2 और r3, यही है, ये हमको मालूम। तो बताइए कि इस पॉइंट का वेलोसिटी v1 क्या लिखा जाए, क्या ओमेगा r1 लिखेंगे, सर्कुलर मोशन में पढ़े, इसका ओमेगा r2 और इसका ओमेगा r3। अब हम लोग इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी कितना है, k इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर या m1v1 स्क्वायर, हाफ तो कॉमन आ जाएगा, क्या बार बार लिखे, m2v2 स्क्वायर प्लस m3v3 स्क्वायर। और v1 v2 v3 के ये वैल्यूज पुट करते हैं, तो जब पुट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर सब में से कॉमन आ जाएगा। तो k का वैल्यू आप क्या लिख पाएंगे, हाफ इंटू m1 r1 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। दिख रहा है? अब सोचना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर, यानी हाफ और v स्क्वायर के बीच में जो रहता है उसी को लीनियर इनर्शिया कहते हैं कि नहीं, या ये ट्रांसलेशनल इनर्शिया कहते हैं कि नहीं कहते। अब रोटेशन के केस में देखो, हाफ तो है, ओमेगा तो है, या ओमेगा स्क्वायर तो है, तो उसके बीच में जो ये आया है, क्या इसी को रोटेशनल इनर्शिया कहना चाहिए। देखो भाई ये ट्रांसलेशनल इनर्शिया है, ये ट्रांसलेशनल वेलोसिटी तो ये है ना, लीनियर वेलोसिटी, यही तो कांस्टेंट रहता है ट्रांसलेशन के दौरान, तो कांस्टेंट रहता है रोटेशन के दौरान, हाफ तो है, तो जो चीज आता है उसी को ट्रांसलेशनल इनर्शिया कहते हैं, तो उसको रोटेशनल इनर्शिया कहेंगे। और इसी को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई से, और यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर। तो मास पे तो बोल रहे थे कि डिपेंड करेगा ही, उसके अलावा आर पे डिपेंड कर रहा है, जहां i इक्वल्स टू 1 to n लेंगे, जितने पार्टिकल्स हैं उतने ले लेंगे। अब देखिए आर है क्या, ri जो है वो mi का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई ऐसे वैसे कोई डिस्टेंस नहीं ले लेना, यहां से ये डिस्टेंस ले, ये नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिंगल मास है और वो सिंगल पॉइंट मास भाई, एक्सटेंडेड बॉडी नहीं, पॉइंट मास लिए, एक्सटेंडेड बॉडी का तो इसी के बेसिस पे डिराइव करना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट मास अगर है मास m, जिसके लिए सारा डिस्टेंस r ही रहे, हर पॉइंट का डिस्टेंस एक ही पॉइंट है तो भाई r ही, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एक पॉइंट मास जो r परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रखा हुआ फ्रॉम एक्सिस
वो हो जाएगा mr²। अच्छा भाई, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा बताओ? मास पे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। पॉइंट मास के लिए तो यही है, अगर r को हमने नजदीक कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा। अरे भाई ये नजदीक हो गया तो r तो डिक्रीज हो गया, और r डिक्रीज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा भाई। हाँ, और इसका तगड़ा इफेक्ट है, इसका कम इफेक्ट है, लीनियर डिपेंडेंस, इसका स्क्वायर डिपेंडेंस। आप r को आधा करेंगे, i जो है 1/4 हो जाएगा। मास डबल करना और r को आधा करना टोटल फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करा देगा, क्योंकि ये थोड़ी इसको संभाल पाएगा सेम इफेक्ट के साथ। इफेक्ट तो इसका ज्यादा है। आ रहा है समझ में? उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं, ये मान लीजिए मास m है, डिस्टेंस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², तो देख ही चुके। मान लो कि ये डिस्टेंस हमने r/2 कर दिया और ये 4m कर दिया। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मास 9m कर दिया, ये r/3 कर दिया। अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना? देखो तो भाई, तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वल है, समझ रहे हैं? ये भी बाई 4 हो जाएगा इंटू 4 है, समझ रहे? r/3 के 9m करना पड़ा तब जाके मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम। तो जितना फैक्टर से ये घटा रहे उसके स्क्वायर फैक्टर से जब हम मास को बढ़ाएंगे तब जाके मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। आया समझ? अब देखिए, ये तो पॉइंट मास की बात हो गई। अगर शेप है, मतलब कोई ज्योमेट्रिकल शेप है, तो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? शेप खुद भी अफेक्ट कर सकता है। ये बेसिकली हर पॉइंट मास किस तरह से एक्सिस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर डिपेंड करता है, ठीक? तो कुछ शेप्स में मास जो है वो अपने आप दूर होगा और कुछ शेप्स में मास अपने आप नजदीक होगा। जैसे आप कोन लेते हैं तो कोन में कुछ मास तो हमेशा नजदीक रहेगा ना एक्सिस के, और उसी मास का आप सिलेंडर ले लें तो दूर रहेगा, है ना? तो ऑब्वियस है सेम मास के लिए जो कोन होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होना चाहिए, होना चाहिए। उसका मास अपने आप शेप की वजह से ही एक्सिस से नजदीक आ गया। और हॉलो स्फीयर ले ले या स्फीयर ले ले, तो स्फीयर का भी कुछ मास जो होगा वो एक्सिस से नजदीक होगा कि नहीं? सोचो कि स्फीयर के लिए कुछ मास जो होगा वो एक्सिस से नजदीक आ गया, वहीं सिलेंडर के लिए सब मास जो होगा वो दूर ही रहेगा। समझ रहे हैं? सब दूर है, सब आर डिस्टेंस पे रहेगा कम से कम, है ना? और स्फीयर के लिए थोड़ा नजदीक आ गया, तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो? सिलेंडर का, है ना? वही सिलेंडर में हम हॉलो सिलेंडर की बात करेंगे तो अलग कहानी बन जाएगी, और सॉलिड सिलेंडर की कहानी अलग होगी। हॉलो सिलेंडर में सब मास पेरिफेरी पे है, और सॉलिड सिलेंडर में कुछ मास जो है वो नजदीक भी है। अब हॉलो और सॉलिड में सोचा जाए कि भाई किसका ज्यादा होना चाहिए? हॉलो का ज्यादा होगा, क्योंकि हॉलो का पूरा मास जो है वो पेरिफेरी पे ही रहेगा। ये सबके लिए ट्रू है, सेम मास ले लें, सेम रेडियस ले लें, तो हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर किसका ज्यादा हो? हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो, क्योंकि वो उसके लिए सारा मास जो है पेरिफेरी पे। हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर किसका ज्यादा हो? हॉलो सिलेंडर। रिंग डिस्क किसका ज्यादा होगा? रिंग डिस्क में तो मास अंदर भी है ना, तो जितना मास बाहर की ओर रहेगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक रहेगा। जैसे हम आपको बता रहे थे इसी रॉड का एग्जांपल, बीच से मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो नजदीकी बढ़ गई कि नहीं? एक्सिस से ये पार्ट भी नजदीक है, ये पार्ट भी नजदीक है, वही यहां पकड़ लीजिए, दूर हो गया। आप सेम मास का ले लीजिए और खूब लंबा ले लीजिए, उठा के आप रोटेट नहीं कर पाएंगे, और सेम मास से छोटा है तो आराम से रोटेट करा पा रहे हैं। क्यों? दूरी बढ़ने का इफेक्ट ज्यादा होता है, मास तो सेम रहने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या क्या अफेक्ट कर रहा है। देखिए, शेप, साइज तो अफेक्ट करेगा ही, साइज जितना बड़ा स्फीयर उतना ज्यादा रेडियस, उतना दूर मास उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो शेप अफेक्ट करेगा। चलिए लिस्ट बनाते हैं, सोचते हैं। शेप, सिलेंडर का अलग, स्फीयर का अलग। साइज,
ये इफेक्ट करेगा, उसके अलावा मास ये इफेक्ट करेगा, है ना, और एक्सिस ये इफेक्ट करेगा। ये चार तो क्लियर दिख रहा है। सेम ही रॉड है, दो अलग अलग जगह पे एक्सिस बनाए तो अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है। तो ये चार फैक्टर्स हैं कम से कम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इफेक्ट करते हैं। जल्दी से कॉपी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज देखने जा रहे हैं हम लोग, इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि मासलेस रॉड से ये मासेस आपस में क्या है, जुड़े हुए। इन सब का मास m है और इनके बीच का सेपरेशन जो है वो a। ठीक है, एक एक्सिस ले लेते हैं, इसके वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये वन एक्सिस हो गया, I1 बताना है इसके वो। फिर दूसरा एक एक्सिस ले लेते हैं, इसके अबाउट ये एक्सिस जो है इनटू द प्लेन ऐसे जा रहा है, और तीसरा एक एक्सिस ले लेते हैं डायगोनल पे। तो ये I2 समझ में आया किसके वो है, ऐसे ये एक्सिस है पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और ये I3। इन तीनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। जल्दी 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 करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर इसी एक्सिस पे मास लाई कर रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस क्या होगा। अरे उसी एक्सिस पे मास लाई कर रहा है, बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस तो 0 होगा। तो बताओ इस एक्सिस के लिए I1 अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। ध्यान रखना पॉइंट मासेस हैं, स्फीयर नहीं ले रहे हैं। स्फीयर लेते तो थोड़ा डायमेंशन बढ़ गया, तो कुछ पार्टिकल्स तो बाहर आ गए, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। इट इज अ पॉइंट मास, बट दिखाने के लिए यहां पॉइंट दिखाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं, तो इसलिए स्फीयर दिखा रहे हैं। I1 लिखेंगे तो दो का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे ही 0 होगा, और इन दोनों का a दिख रहा है, तो सीधा 2ma² आंसर है ना भाई। I2 निकालो, I2 कैसे निकालना है दिख रहा है। I2 के लिए एक्सिस ये है एक्सिस भाई साहब, दिख रहा है सब, ध्यान से देखिए, ये है एक्सिस, ये है एक्सिस। अब इस एक्सिस से ये डिस्टेंस जो होता है, अगर आपको ध्यान हो तो a/√2 होता है, वर्टेक्स से सेंटर का दूरी, और चारों एकदम आइडेंटिकली प्लेस्ड है। तो 4 टाइम्स ऑफ m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ma²। देखिए तो सही है, अरे वाह, दोनों का बराबर ही आ गया। अच्छा एक और करते हैं, ध्यान से देखना। अब डायगोनल के अबाउट, अब डायगोनल के अबाउट कहेगा तो और आसान है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कि नहीं, स्क्वायर है भाई, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, तो I3 जो होगा 2 इंटू m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि ma²। समझ में आया, बहुत ही आसान काम। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए इस तरह से हमारे पास रेक्टेंगल है, अगेन आइडेंटिकल मासेस लेते हैं आसान कैलकुलेशन के लिए बस। ये A है, ये B है। ऑब्वियसली हम ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस वाला पूछ के आपको हतोत्साहित नहीं करना चाह रहे हैं, अरे बहुत आसान है। तो हम लोग ऐसा वाला एक्सिस लेते हैं, ये वाला एक्सिस, इस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो बताना। ठीक है भाई, चलिए पहले इसको कॉपी कर लीजिए, उसको अटेम्प्ट करिए।
हाँ भाई, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे a/√2 यूज किए हैं, ये डिस्टेंस a/√2 ही है ना, ए गलती से यहाँ बोल दिए, a/√2 है कि नहीं यार, डायगोनल कहा था, सीधा बात। चलिए वो क्वेश्चन बनाइए, है ना, वो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखें कैसे बनाएंगे। देखिए अब यहां से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर पे तो जाके मिलेगा नहीं, रेक्टेंगल है भाई, है ना। तो ये मान लो कुछ h है, इस तरफ भी वही होगा तो इसलिए h एक तरफ निकाल लो, दूसरे तरफ भी वही है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये h कैसे निकालेंगे भाई, h a और b के टर्म्स में, देखिएगा ध्यान से। क्या इस डायगोनल का लेंथ √a² प्लस b² है, इसमें कोई दिक्कत है? डायगोनल का लेंथ क्या होगा, a² प्लस b² का रूट। अब अगर सोचें कि हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया, समझ रहे हो, ऊपर वाला ट्राइंगल, तो सब लोग ये समझेंगे हाफ इंटू a इंटू b तो निकल ही जाएगा, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये इस ट्राइंगल का एरिया निकल गया, इक्वल टू हाफ इंटू h इंटू √a² प्लस b²। हो गया नहीं? दो अलग अलग तरीकों से सेम ही ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो बराबर आएगा। तो क्या यहां से हमारे पास h आ गया, h आ गया क्या चीज, ab बाई √a² प्लस b²। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे दो का तो जीरो ही हो गया, 2mh², यानी कि 2 इंटू एम इंटू एच का स्क्वायर, यही तो होगा, a² b² बाई a प्लस बी a² प्लस b², है ना, ये हो गया, जल्दी से लिख लीजिए। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ज्योमेट्री से आपको बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की क्वेश्चन है, और कुछ नहीं, आपको mr² लगा देना, और कुछ नहीं करना भाई। अब ध्यान से देखें नेक्स्ट, अगर मान लो हमारे पास 3D में भी फिगर हो तब भी हम बना सकते हैं। स्क्वायर ही ले लेते हैं ना, क्यूब ले लेते हैं, मतलब ए है मास m, ये छूट गया क्या, 8 तो है आगे। अब मान लो इसी एक्सिस के वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, तो भाई बताओ क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो I इक्वल्स टू, सबको जोड़ देना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक गिवन एक्सिस के लिए कैसा क्वांटिटी लग रहा है, स्केलर लग रहा है कि नहीं। हालांकि वो टेंसर क्वांटिटी होता है, क्योंकि एक्सिस वेरी करने के साथ वो प्रोजेक्शंस की बात अलग हो जाती है, लेकिन हम लोगों के लिए क्योंकि 12th लेवल तक केवल स्केलर और वेक्टर पढ़ना है, तो फॉर ऑल ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्केलर ट्रीट करेंगे, है ना। अब देखिए यहां से कितने हैं जो ए डिस्टेंस पे, 2 3 4, चाहे वो एक्सिस से थोड़ा ऊपर हो चाहे नीचे हो, ए डिस्टेंस पे है तो 4ma² तो उनका हो ही जाएगा, प्लस ये जो है वो √2a डिस्टेंस पे है, तो 2 इंटू एम इंटू 2a², √2a का होल स्क्वायर, है ना, तो 8ma²। इस तरह से निकाल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये मास आप इधर रख दें, अगर मान लीजिए m/2 यहां है और m/2 यहां है, और दोनों a डिस्टेंस पे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ma²। आप अगर पूरा मास भी a डिस्टेंस पे रखते तब भी ma² होता। उस मास को आप 2 इक्वल भाग में बांट लें, चाहे एक 1/4 कर लें और दूसरा 3/4 कर लें, अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है स्क्वायर, समझ रहे हैं।
सेम लेवल पे रख लें, चाहे थोड़ा नीचे करके रख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं होता। आप बताइए, एक रिंग जिसका मास m है, उसका रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो? अरे वो मास m अभी भी पूरे एक्सिस में r ही डिस्टेंस पे तो है। क्या कोई ऐसा पार्ट है उस रिंग का जो एक्सिस से r है डिस्टेंस पे? नहीं, सबका वही है। समझ रहे हैं? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो? रिंग का बिना निकाले निकल गया भाई, सोच से निकल जाता है, सोच से। अच्छा, ये यूनिफॉर्म रिंग हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा। यूनिफॉर्म रिंग में क्या होता है? हर जगह सेम टाइप से मास रहता है, लीनियर मास डेंसिटी सेम रहेगा हर जगह। और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कहीं कम मास होगा, कहीं ज्यादा मास होगा। तो अगर कहीं कम भी और कहीं ज्यादा भी हो तब भी पूरा तो आर ही डिस्टेंस पे है, उससे डिस्टेंस तो वेरी नहीं कर रहा। तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों टाइप के रिंग के लिए हमारे स्क्वायर ही रहेगा। और ना केवल ये, आप देखिए अभी तो कमाल है, इसको हाइट दे दीजिए, हाइट दे दिया भाई, इसको डिराइव करवाएंगे आगे। हॉलो सिलेंडर बन गया। अगर रिंग को आप हाइट दे दें हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। अब देखिए ना, इसको नीचे रखे थे उससे कोई फर्क पड़ा था, तो उसी मास को अगर हम थोड़ा नीचे ले आए तो अभी भी तो उन सारे एलिमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस आ रही है, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आप कोई भी एक यूनिफॉर्म शेप ले लें, है ना, रेगुलर शेप जिसको कहते हैं, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, उन सब में मास को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। कोई m/5 हो गया, ये भी m/5 हो गया, इक्वली या अनइक्वली, इस तरह से कि उनका सम m आ जाए और एक्सिस इसको बना दे ऐसे पास करता हुआ इनटू द प्लेन, इस तरह से कि सबका डिस्टेंस क्या हो? बोलो a हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ma² ही होगा। समझ में आया? तो ये एक बार अगर आपको सेंस डेवलप हो रहा है तो उससे आपके लिए बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे अब हम लोगों को जो करना चाहिए वो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशंस करना चाहिए फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज। लेकिन उससे पहले दो थ्योरम हैं फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उन दो थ्योरम्स को कर लेते हैं ताकि जैसे जैसे हम लोग उनके रिजल्ट से डिराइव करें वैसे वैसे उसको अप्लाई करते हुए भी चले, है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई भी करते चले। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, पहला थ्योरम क्या है? थ्योरम ऑन मोमेंट, थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फर्स्ट थ्योरम इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक्सिस थ्योरम, ठीक है। आप कोई भी पहले करिए, कोई भी बाद में करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ा आसान थ्योरम होता है, इसीलिए इसको पहले करना है। तो देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लेन लाइक ऑब्जेक्ट्स। मतलब 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए केवल ट्रू।
रिंग के लिए, डिस्क के लिए, इन सब के लिए सही है। 3D में इसको नहीं लगा सकते, ठीक है भाई? क्यों? इसके डेरिवेशन से पता चल जाएगा। और इसका आइडिया कहां से आता है, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और यहां पे हमने 3,4 पे एक मास 2 kg रख दिया और पूछा आपसे भाई साहब आई एक्स बताओ। इस साइड में आप बना सकते हैं आइडिया के लिए। आई एक्स बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी, अरे पॉइंट मास है, अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्सिस लेते हुए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो हमने इससे क्या कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस निकाला। भाई कितना आएगा, 4 आएगा क्या? 4 वाई कोऑर्डिनेट है ना, तो वही होता है वाई कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस। तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी कितना आया, 32। अच्छा यूनिट क्या है इसका, है ना? पहली बार सिंबल को छोड़कर नंबर यूज कर रहे हैं तो यूनिट याद आया, है ना? केजी मीटर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, है ना? अच्छा आई वाई पूछा गया तो भाई 2 इंटू, अरे ये वाई, वाई के अबाउट पूछ रहा है ना, तो ये है आर, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा बोलो, 18 केजी मीटर पर सेकेंड, सॉरी केजी मीटर स्क्वायर। अच्छा अगर आईजेड पूछ दिया तो, आईजेड पूछ दिया तो 0 होगा क्या? जेड एक्सिस ऐसे है ना भाई, ये है ना जेड एक्सिस, इस जेड एक्सिस पे वहां से क्या ड्रॉ करना होगा, परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसका ये है, उसका लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये 3 है वो 4 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से 5 आएगा, और इसके लिए लिखेंगे 2 इंटू 5 का स्क्वायर, ये इक्वल टू है 50 केजी मीटर स्क्वायर। अच्छा भाई अब एक चीज बताना भाई, आई एक्स प्लस आई वाई बताओ क्या हो, 32 प्लस 18 कितना आएगा भाई, 50, और 50 केजी मीटर स्क्वायर क्या आईजेड है, समझ रहे हो? यही है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कैसे समझना, क्या XY प्लेन में ये पार्टिकल लाई कर रहा था, एक प्लेन में लाई कर रहा है कि नहीं? प्लेनर बॉडी कह सकते हैं इसको, एक रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेनर बॉडी, एक ही प्लेन में बॉडी, उस प्लेन में 2 एक्सिस लिए जो आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर, और जहां ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं से पास करता हुआ एक और एक्सिस लिए जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। 3 परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस थर्ड परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दीज 2 परपेंडिकुलर एक्सिस का सम। क्लियर है ये चीज? क्या ये पॉइंट जो था वो इसका सेंटर ऑफ मास है? नहीं। क्या ये पॉइंट यहां भी होता तब भी एप्लीकेबल होता, मतलब वो तीनों एक्सिस यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे होते तब भी एप्लीकेबल होता, कहीं भी इंटरसेक्ट करें एप्लीकेबल होगा, जरूरी नहीं है कि वो सेंटर ऑफ मास से पास करें, है कि नहीं है? तो पहले ध्यान से रखिएगा, पहला पॉइंट क्या लिखिए, ओनली फॉर प्लेन लाइक ऑब्जेक्ट्स, प्लेनर बॉडी के लिए। ये मान लो एक प्लेन लाइक ऑब्जेक्ट है कोई भी इर्रेगुलर, और यहां हमने पॉइंट लिया, ये जानबूझ के आपको दिख रहा होगा हमने पॉइंट को बॉडी से बाहर लिया, कहीं भी ले लो भाई एप्लीकेबल, बस ये 3 एक्सिस वहां इंटरसेक्ट करने चाहिए, जिसमें से 2 एक्सिस उस बॉडी के प्लेन में लाई करना चाहिए और तीसरा उस बॉडी के परपेंडिकुलर लाई करना चाहिए।
और तीनों एक्सिस आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। ये कंडीशंस सेटिस्फाई हो तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। अब हम लोग एक छोटा सा कोई मास ले लेते हैं, डीएम, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी कैसे निकालेंगे? अरे क्योंकि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी अभी नहीं डिस्कस किए हैं, तो इसीलिए इसको यहां पे बता देना जरूरी है। एक छोटा सा मास लेंगे डीएम, जितना मास रहता था सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके ऐड कर देते थे कि नहीं, नॉर्मल तरीका से स्केलर एडिशन, है कि नहीं भाई? और इसका यहां से डिस्टेंस लेंगे आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी इस छोटे वाले के लिए क्या होगा, डीएम आर स्क्वायर। और फिर टोटल आई के लिए क्या करेंगे बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई करेंगे कि नहीं, डीएम आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो भाई ध्यान से देखना, अगर इसका कोऑर्डिनेट x, y, z नहीं हो सकता क्योंकि एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो बताना ix क्या होगा। क्या ये इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू वाई स्क्वायर होगा, बोलो सही, ये वाला डिस्टेंस। उसी तरह से आई वाई क्या होगा, एक्स एक्स डैश है और वाई वाई डैश है, मतलब समझ रहे हो, दोनों तरफ का लाइन को दिखा रहे हैं, एक्स एक्स डैश के बोर्ड, वाई वाई डैश के बोर्ड। क्या लिखेंगे भाई, डीएम एक्स स्क्वायर, है ना, वो लिख लिए आप लोग, तो वीडियो पॉज करके लिखिए, हम मिटा रहे हैं इसको। ये तो कहानी था ना, याद कर रखवाने के लिए कहानी बना। और ये z एक्सिस, अगर पूछा जाए भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर z एक्सिस बताओ, आई जेड जेड क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर, जहां आर जो है वो ये है, ये x है, ये y है, ये r है। और पाइथागोरस थ्योरम से इसको लिख सकते हैं डीएम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, और फिर ये हो गया इंटीग्रेशन डीएम एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डीएम वाई स्क्वायर, ये आई जेड जेड हो, जेड जेड डैश, आई जेड जेड डैश क्या होगा, आई एक्स एक्स, अब कोई भी किसी सीक्वेंस में लिखो उसे क्या फर्क पड़ता है, प्लस तो है आई वाई। अच्छा ध्यान रखना, कोई भी दो एक्सिस का सम तीसरे के बराबर नहीं होगा, किसी भी दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और तीसरे के अबाउट सम लिख लो तो नहीं होगा, वही दोनों एक्सिस का सम लेंगे जो बॉडी के प्लेन में है ना, एक्स और वाई दोनों क्या हैं, बॉडी के प्लेन में हैं। अरे प्लेन, ये प्लेन में है, और ये z जो है बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जल्दी से लिख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कौन सा एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब देखने जा रहे हैं पैरेलल एक्सिस, अरे दो बार एक्सिस हो गया भाई, हटा ही देते थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये 2D 3D हर तरह के बॉडी के लिए लगा सकते हैं, है ना। टू डी 3D हर तरह के बॉडी के लिए लगा सकते हैं,
है ना, प्लेन लाइक ऑब्जेक्ट हो, रिंग हो, डिस्क हो, तब भी लगा सकते हैं, हॉलो स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, तब भी लगा सकते हैं। इसमें क्या है कमाल समझिएगा, मान लीजिए कि एक बॉडी है, इरेगुलर बॉडी को लेकर ही प्रूफ करेंगे ऑब्वियसली। अच्छा, सेंटर ऑफ मास भी बाहर लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे, रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास बाहर लाई करता है कि नहीं, लेकिन हम लोग इसमें सेंटर ऑफ मास अंदर में ही लाई कराएंगे। मान लीजिए कि हमारे पास दो एक्सिस है, ऐसे मान, ऐसे दो एक्सिस है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यहां पे हमने डीएम लिया, डीएम तो कहीं भी ले सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट, एक एक्सिस को नाम एस दे रहे हैं और एक को एस डैश दे रहे हैं, ठीक है। एस डैश जो है वो सेंटर ऑफ मास को कंटेन करता है, ठीक है। तो यहां पे जो कोऑर्डिनेट होगा, एक होगा इसके रेस्पेक्ट में x1 डैश या x डैश y डैश और एक xy, दोनों कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में अलग अलग कोऑर्डिनेट्स आएगा, दोनों सिस्टम के रेस्पेक्ट में। ये x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया, तो इस तरह से दो एक्सिस हो गया। ये x डैश y डैश जो है वो कंटेन करता है क्या, किसको, सेंटर ऑफ मास। अब हम लोग को इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो आई है, किसी कोई एक ऐसे एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से कुछ डिस्टेंस पे और दोनों आपस में पैरेलल हैं, देख रहे हो, इस तरह का एक्सिस है, दिख रहा है। ये ऑरेंज वाला जो है ये सेंटर ऑफ मास को कंटेन करता है, व्हाइट वाला जो है वो ऐसे कोई दूसरा एक्सिस है, बस आपस में क्या है, बस आपस में पैरेलल, लेकिन इस एक का सेंटर ऑफ मास से पास होना जरूरी है इसमें। इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग ICM कह रहे हैं और इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लो h मान ले रहे हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं, ये इस सेंटर ऑफ मास का h कॉमा k ले रहे हैं, h कॉमा k अच्छा नहीं ले रहे, अल्फा कॉमा बीटा ले रहे हैं, ठीक है भाई। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट किसके रेस्पेक्ट में भाई, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कॉमा बीटा, इसके रेस्पेक्ट में तो ओरिजिन ही है कि नहीं। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई निकाला जाए, आई इसके लिए, तो क्या होगा, dm x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा कि नहीं, इसी का इंटीग्रेशन आई होगा। अच्छा, अगर आई सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या होगा, x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर होगा। अब इन दोनों में रिलेशन निकालना है, तो हमको x और x डैश में कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, यहां से ये जो डिस्टेंस है ये क्या x डैश है, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, x है, और ये क्या है, अल्फा है कि नहीं, दिख रहा है। अरे भाई साहब, इसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है ना, तो ये अल्फा, ये x डैश और ये x है ना, क्लियर है। तो जूम कर लो, हाँ भाई, तो ये हमने देख लिया। अब क्या इनमें रिलेशन निकाल सकते, लिख सकते हैं कुछ, x इक्वल्स टू अल्फा प्लस एक्स डैश और y इक्वल्स टू बीटा प्लस वाई डैश, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे ऐसा लिखेंगे और उसमें पुट करेंगे, i का कुछ रिलेशन आने लगेगा, dm इंटू x प्लस एक्स डैश प्लस अल्फा का होल स्क्वायर
प्लस इंटीग्रेशन डीएम वाई डैश प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अब आइए देखना भाई, क्या यहां से जो एक टर्म निकल के आएगा वो डीएम एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर होगा कोई दिक्कत? प्लस डीएम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा, है? प्लस डीएम 2 अल्फा एक्स डैश, या ये कहें कि 2 अल्फा को तो बाहर निकाल सकते हैं, तो डीएम एक्स डैश आ गया, प्लस 2 बीटा इंटीग्रेशन डीएम वाई डैश आ गया। कोई दिक्कत? अब देखना, अब हम लोग ये कहने जा रहे हैं कि ये 0 है और ये 0 है। क्यों? सुनना ध्यान से, देखना भाई, ये जो चीज है ये वास्तव में ये जो एस डैश वाला एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप याद करिए सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आप कैसे निकाल देते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब ऊपर वाला 0 हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास तो 0 ही हो जाएगा, डीएम का जरूरत नहीं है नीचे, है ना? अब ऊपर वाला कैसे 0 है? आप सोचिए जो आपने एक्सिस लिया है वो अगर सेंटर ऑफ मास में ही कट कर जाए, ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मानते हुए आपने एक्सिस ड्रॉ किया और उस बॉडी के लिए आप इंटीग्रेशन एक्स डीएम निकालेंगे तो क्या है? सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आता है तो 0 आ जाएगा, ओरिजिन आ जाएगा। तो आप देखिए एक्स डैश यानी एस डैश वाला जो एक्सिस है वो कहां पे ओरिजिन रखा हुआ है? सेंटर ऑफ मास। तो अगर एक्स डैश डीएम करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो इस पूरे बॉडी का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई? 0 आएगा कि नहीं आएगा? उसी तरह से वाई सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम करते हैं कि नहीं? तो ये यहीं पे ओरिजिन है भाई, तो अगर यहीं ओरिजिन है तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम वाई डैश भी करेंगे तो भी वो 0 आएगा कि नहीं आएगा? इसीलिए वो 0 हो गया। और जैसे ही वो 0 हुआ अगले ही स्टेप में ये हमको आंसर दे गया। देखिए आई इक्वल्स टू ये जो चीज है, क्या आई सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं? प्लस अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फिक्स है, ये अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो एच स्क्वायर, जहां पे एच जो है उन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आ रहा है समझ में? और जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने एच स्क्वायर लिखा और कांस्टेंट मान के बाहर निकाला, डीएम का इंटीग्रेशन टोटल मास बन के निकल जाता है। अरे डीएम का इंटीग्रेशन है, सारे मास को जोड़ोगे तो टोटल मास ऑफ द बॉडी आएगा। अगर टोटल मास ऑफ द बॉडी एच माना जाए तो ये एमएच स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे ही आया आप खुश हो जाइए, यही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या बोलो? यही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसके लिए लगा सकते हैं भाई? 2D 3D सबके लिए लगा सकते हैं। ध्यान क्या रखना है? दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल हों। दूसरा कि एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास जरूर करे, नहीं तो क्या होता है कहीं भी दो पैरेलल दिखता है तुरंत दिमाग में आता है सेंटर ऑफ मास, ये सॉरी सेंटर ऑफ मास वाला हो चाहे नहीं हो, बस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, आंसर निकाल दो। जैसे ही वो ऐसा किए गलत हो जाएगा। एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए, और सेंटर ऑफ मास से जो पास करता हुआ एक्सिस है उसमें ऐड होगा एमएच स्क्वायर। अच्छा एक बात सोचो, अगर हम कहें कि अगर अनंत पैरेलल एक्सिस हैं तो उसमें सबसे छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब होगा जब वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करे। ये बात अगर कहें तो गलत होगा। अगर बहुत सारा पैरेलल एक्सिस है, इनफाइनाइट पैरेलल एक्सिस बना दिया हमने, तो उसमें से एक एक्सिस तो सेंटर ऑफ मास से भी पास कर रहा होगा कि नहीं? उसके अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सबसे छोटा होगा, बाकी सबका उससे तो बड़ा ही होगा कि नहीं भाई? ऐड कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर, मास पॉजिटिव है
एच स्क्वायर पॉजिटिव है तो ऐड कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर, तो जो भी आएगा उससे तो बड़ा ही कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। बहुत हो सकता है तो अगर ये सेंटर ऑफ मास वाले इसके साथ कोइंसाइड कर जाए तो इक्वल होगा, जरा सा भी पीछे होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। सो फॉर ऑल पैरेलल एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मिनिमम। आया समझ में भाई? जल्दी से